Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System. And in today's lecture, we will continue our discussion about antennas parameters. Okay. So इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एटॉम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और साथ ही साथ किस तरह से एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप भेजते करंट हैं वहाँ से वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करा देता है स्पेस में, वो सब फिनोमिना हम डिस्कस कर रहे थे. ओके. और हमने जान लिया था कि हाँ कि अगर जरा सा आप चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड करें या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करें तो वो जो दो फंडामेंटल लॉज हैं, द फैराडेज लॉ एंड द मैक्सवेल लॉज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो सब कुछ गवर्न करते हैं यहाँ. ओके. सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. तो इस तरह की फिनोमिना हम डिस्कस कर रहे थे और साथ ही साथ हमने जाना था कि किसी भी डाइपोल सिस्टम से एक एंटीना को आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं, जो हम फर्स्ट लेक्चर से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. उस तरह से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से डिटैच होता है, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन होता है, ये सब बातें हम बात कर रहे थे. तो अभी कुछ इस लेक्चर में हम और डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एंटीनाज पैरामीटर्स. और जो पहला आज के लेक्चर का डिस्कशन होगा वो होगा एंटीना पोलराइजेशन के ऊपर. एंटीना का जो और ये याद रखिएगा आपकी आगे हम कुछ स्पेसिफिक एंटीना को डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज में. तो यहाँ से जो पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक जो बात थी वो तो थी एक जर्नल आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए चाहे वो एक हॉरिजॉन्टल एंटीना हो या वो एक वर्टिकल एंटीना हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो प्रोपेगेशन करेगा ही. तो आप उस जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसको एक जर्नल लेक्चर का कह सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक लेक्चर है. स्पेसिफिक लेक्चर इन द सेंस कि एंटीना का जो पोलराइजेशन है वो किन बातों पे डिपेंड करता है. अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि कुछ स्पेसिफिक एंटीनास को हम डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स में, जो एंटीना का कोर्स है हमारा, ये जो यूनिट है, इसमें जैसे मार्कोनी एंटीना या यागी उड़ा एंटीना या लूप एंटीना, एरियल एंटीना, ये सब एंटीनास को हम डिस्कस करने वाले हैं. तो एंटीना का जो पोलराइजेशन है वो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ एंटीना, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ एंटीना, ये सब बातों पे डिपेंड करता है एंटीना का पोलराइजेशन. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये स्पेसिफिक टॉपिक है. मतलब कि अगर आप मार्कोनी एंटीना को स्टडी करेंगे तो हाँ उसको आप देखेंगे कि एंटीना का पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में है. अगर आप यागी उड़ा एंटीना को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि एंटीना का जो पोलराइजेशन है वो किस डायरेक्शन में है. इस तरह से आप एंटीना के पोलराइजेशन को डिफरेंट एंटीना के लिए अलग अलग स्केल पे नाप सकते हैं. तो एंटीना का जो पोलराइजेशन है बेसिकली जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन होता है, एक बहुत ब्रॉड और सरफेस की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटीना का पोलराइजेशन अगर आपको देखना है तो बस आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन देख लीजिए किस डायरेक्शन में. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है तो एंटीना का जो पोलराइजेशन होगा वो वर्टिकल होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल है तो जो एंटीना का पोलराइजेशन होगा वो भी हॉरिजॉन्टल होगा. यानी एंटीना का पोलराइजेशन आप ये कह सकते हैं पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है. ओके. और कॉन्सिक्वेंटली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं. जैसे ये जो ऊपर ग्राफ है ये आपको बता रहा हूँ, ये डायग्राम आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर इस डायरेक्शन में है और तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज दीज थ्री डायरेक्शंस, फर्स्ट, second and third, shows three mutually perpendicular axes. ओके. तो ये अगर आप इसको एक्सिस ऑफ एक्स कहते हैं, इसको आप एक्सिस ऑफ वाई कहते हैं, इसको आप एक्सिस ऑफ जेड कहते हैं, तो जो एक्सिस ऑफ एक्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर एक्सिस ऑफ वाई में है तो डेफिनेटली जो
मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा वो एक्सिस ऑफ जेड या एक्सिस ऑफ एक्स में भी हो सकता है, लेकिन इस डायरेक्शन, चूंकि हमें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन कहा है, इस कारण इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन नहीं हो सकता या वाइब्रेशन नहीं हो सकता। वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो होगा ही, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होगा वो हमेशा जेड डायरेक्शन में होगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज एक्सिस ऑफ एक्स। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो जो यहाँ एंटीना प्लेस होगा वो एक वर्टिकल पोलराइजेशन दिखाएगा। और अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ जो जिस एंटीना में ये कंडीशन होती, उस एंटीना का जो पोलराइजेशन होगा वो एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होगा। इसको हम इस डिस्क्रिप्शन के द्वारा भी, इस डिस्कशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी दिस। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्च्ड फ्रॉम एन एंटीना may be polarized vertically or horizontally. If wave gets polarized in vertical direction, then the electric field vector is vertical, and if it requires a vertical antenna. If vector E in horizontal way, it needs a horizontal antenna. Okay, to launch it. इसको लॉन्च करने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल एंटीना की जरूरत होने वाली है। ओके, व्हेन एंटीनाज ट्रांसमिटिंग हो या रिसीविंग, कोई इन दोनों में से, इसलिए वर्ड यूज किया गया एंटीनाज, नॉट एंटीना। व्हेन द एंटीनाज आर नॉट अलाइंड और डू नॉट हैव सेम पोलराइजेशन, यानी अगर आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपके पास वर्टिकल, मान लीजिए ये आपके पास एक एंटीना है, इस तरह का भी एंटीना, कंडक्टर एंटीना ही तो है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, एंटीना है। अगर आप उसमें चेंजिंग करंट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें है ही, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा ये भी एक एंटीना होगा। जिस तरह से भी आप ईएम वेव्स का प्रोडक्शन कर सकें, जहां भी आप ईएम वेव का प्रोडक्शन कर सकें, वो सब एंटीना है, चाहे वो एक करंट कैरिंग वायर ही क्यों नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप कंसेप्ट को कुछ इस तरह से दिमाग में रखें कि एंटीना बस वही होते हैं जो डिश टीवी एंटीना, हमारी आइडियली एंटीना वही होते हैं, लेकिन किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो ना हो रही हो, क्योंकि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो वहां केवल मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन जैसे ही आप चेंज करते हैं करंट में तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ एक चेंज लाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जब इन दोनों में चेंज होगा तो डेफिनेटली वहां क्या हो जाएगा, ईएम वेव का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें एक यूनिफॉर्म करंट ना फ्लो हो रही हो, नॉन यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही हो, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर को भी आप एक एंटीना ट्रीट कर सकते हैं, एक एंटीना की तरह मान सकते हैं। वो एंटीना है नहीं पर मान सकते हैं, क्योंकि वो ईएम वेव का प्रोडक्शन कर रहा है सिंपली। अच्छा, तो एंटीना की हम बात कर रहे थे कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मेरे पास एक एंटीना है और ये मेरे पास दूसरा एंटीना है, और अभी के कंडीशन में, अभी जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो दो एंटीना है ये भी हॉरिजॉन्टल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मान लीजिए इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल एंटीना है, ये तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी और यहाँ तक जो इस रिसीविंग, ये मेरे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना और ये मेरे पास रिसीविंग एंटीना, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में भी मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा। या फिर ये वर्टिकल है, ये इस तरह से वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है इस तरह से, तो इस कंडीशन में भी मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर एक एंटीना हॉरिजॉन्टल हो जाए, ऐसे हो जाए, और दूसरा एंटीना ऐसे वर्टिकल हो जाए, ऐसे, तो इस कंडीशन में मिनिमम पावर का ट्रांसफर होगा और देयर बी अ रिडक्शन इन द पावर ट्रांसफर।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना को आपने हॉरिजॉन्टल रखा है तो रिसीविंग एंटीना भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ट्रांसमिटिंग एंटीना आपने वर्टिकल रखा है तो जो रिसीविंग एंटीना है वो भी वर्टिकल ही होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो व्हेन एंटीनाज आर नॉट अलाइंड और डू नॉट हैव सेम पोलराइजेशन, मैंने बताया आपको अगर एंटीना हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टली ही पोलराइज्ड होगा, या वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होंगे। और जो एंटीना है अगर हमारा वो वर्टिकल एंटीना है, एक वर्टिकल एंटीना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस होगा वो भी वर्टिकल होंगे, अप एंड डाउन। ओके, और डू नॉट हैव सेम पोलराइजेशन, there will be a reduction in power transfer between the two, that means the transmitting antenna and the receiving antenna. Choice of polarization is one of the design choices available to RF designer. Okay, for example, low frequency, that is less than 1 megahertz, vertically polarized radio waves propagate more successfully. Okay, I repeat it, low frequency, that is the waves which have frequency less than 1 megahertz, vertically polarized radio wave propagate more successfully near the earth surface than horizontally polarized waves. क्यों? Because horizontally polarized waves will cancelled out by the reflection from the earth. इस तरह से आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, चूंकि एक हॉरिजॉन्टल एंटीना है और ये एक वर्टिकल एंटीना है, तो ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइंस हैं ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही हैं और ये जो लाइंस हैं ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी को प्रोपगेट कराना है, लो फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव्स को प्रोपगेट कराना है, तो आपको वर्टिकल एंटीना को यूज करना चाहिए। रीजन इज दैट अगर आप हॉरिजॉन्टल एंटीना को यूज करेंगे तो जो सरफेस है अर्थ का, ये जो वेव्स हैं यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी ईएम वेव्स, वो सरफेस ऑफ द अर्थ से इंटरेक्ट करेंगे और एनर्जी को लॉस करेंगी। और ये तो आप नहीं चाहते कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो एनर्जी निकले, आप ये चाहते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी रिसीविंग एंटीना तक पहुंचे। इस कारण अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स को प्रोपगेट कराना है तो ये अच्छा रहता है कि आप एक वर्टिकल एंटीना को यूज करें, और हाई फ्रीक्वेंसी की वेव को प्रोपगेट कराएं तो जरूर ये अच्छा रहता है कि आप एक हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड एंटीना को यूज करें। ओके, और रीजन मैंने बता दिया कि जो अर्थ से इंटरेक्शन का जो रीजन है वो एक रीजन है। ओके, और पोलराइजेशन, सीधी बात यह है कि एंटीना के पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, ओके, वही डायरेक्शन कहलाती है एंटीना के पोलराइजेशन की डायरेक्शन। या फिर इसको मैं रिवर्स वे में इस तरह से कह सकता हूं कि अगर ये एंटीना हॉरिजॉन्टल एंटीना है और तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस होंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे, और ये अगर एक जैसे आप देख रहे हैं ये वर्टिकल एंटीना है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होंगे वो भी वर्टिकल ही होंगे। ओके, तो ये हाई लो फ्रीक्वेंसी के लिए वर्टिकल एंटीना अच्छा रहता है, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आप हॉरिजॉन्टल एंटीना को यूज कर सकते हैं। इन फिगर से भी ये बात काफ़ी कुछ क्लियर हो जाती है। जैसे ये यागी-उड़ा एंटीना का यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो ये एंटीना हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आप पोलराइजेशन या वाइब्रेशन देख रहे होंगे तो ये भी हॉरिजॉन्टल है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और वेव जो है इस डायरेक्शन में आगे प्रोपेगेट कर रही है। और अगर इस तरह से एंटीना है, एक वर्टिकल एंटीना है, तो जो पोलराइजेशन आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल पोलराइजेशन, और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ये है। तो इससे भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि एंटीना का पोलराइजेशन सिंपली हमें क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोलराइजेशन है वो एंटीना का पोलराइजेशन है।
ओके वैसे एंटीना को तो हम अपने वे में एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अगर इस बात को याद रखें कि जो एंटीना का पोलराइजेशन है, अगर एंटीना हॉरिजॉन्टल एंटीना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोलराइजेशन होगा या वाइब्रेशन होगा वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, और एक वर्टिकल एंटीना है तो वर्टिकल एंटीना के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा वो भी वर्टिकल होगा। ओके तो दैट्स इट, दैट इज अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ एन एंटीना। Okay, now moving to the radiation pattern। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने रेडिएटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडिएटिव मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात की, या फिर मैं कहूँ कि रेडिएटिव फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर जब हमने बात की थी, तो उस बार भी हम ये बात हम कर चुके हैं। बट लेट्स रिपीट दैट। रेडिएशन पैटर्न क्या होता है? रेडिएशन पैटर्न क्या है एक्चुअली कि जिस वे में कोई भी एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करे या प्रोपेगेट करे या एमिट करे, ओके वो जो पैटर्न है दैट इज नोन एज द रेडिएशन पैटर्न। ओके इसके बारे में अभी थोड़ा सा वर्बली देख लेते हैं। द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन एंटीना इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर रेडिएटेड फ्रॉम ए रिसीव्ड by antenna. Notice that some energy is always radiated in undesired direction constituting side lobes एंड बैक लॉब्स। आगे इस बात को हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये मान लीजिए मेरे पास एक एंटीना है, ये जिसकी लेंथ है λ/2, दैट इज इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है उसकी वेवलेंथ का आधा इसकी लेंथ है। ओके हाफ वेवलेंथ एंटीना इसको आप कह सकते हैं। आगे हम बहुत सारे एंटीनाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके रेडिएशन पैटर्न के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक हाफ वेवलेंथ एंटीना है। ओके और इसका जो रेडिएशन पैटर्न है वो कुछ इस तरह का रहता है। ये जो आप शेप देख रहे होंगे बिल्कुल एप्पल की जो शेप होती है ठीक उससे रिजेंबल करती है। देखिए ये एंटीना को अगर आप यहाँ प्लेस करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में यानी अगर यहाँ मैं आपको बताऊं तो इससे ऊपर की तरफ, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, इधर राइट साइड में इक्वली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कर रहा है। तो इस एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह का होगा। बस आप ये याद रखिए कि यहाँ इस एंड से यहाँ से या फिर इस एंड से यहाँ से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई भी प्रोपेगेशन नहीं करता या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट नहीं करता। तो यानी इस एंड से और इस एंड से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन दिखाई नहीं देता। अदरवाइज ये इक्वली हर दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है। ओके अब ये देखिए आप मुझे कि अगर ये जो एंटीनाज हैं इनको आगे हम स्टडी करेंगे। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना कहते हैं ऐसे एंटीना जो हर डायरेक्शन में इक्वली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करा सकें या रेडिएट कर सकें। ऐसे एंटीनाज को हम ओमनी डायरेक्शन एंटीना कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जब हम टाइप्स ऑफ एंटीना पे जाएंगे और वहीं से हमारा जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्कोनी एंटीना या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना जो हम वहाँ स्टडी करने वाले हैं वहीं से शुरू होगा। तो वहाँ ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जो होते हैं वो हर डायरेक्शंस में इक्वली आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर इस एंटीना को यहाँ बीच में आप प्लेस कर दे तो ये चारों तरफ ओके एक स्फीयर जैसी शेप को कंस्ट्रक्ट करेगा और हर डायरेक्शन में इक्वली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करेगा एक्सेप्ट दिस डायरेक्शन। तो इस तरह के जो एंटीनाज होते हैं जो हर डायरेक्शन में इक्वली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करते हैं, इन एंटीनाज को हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना
कहते हैं। लेकिन कुछ डायरेक्शनल एंटीनाज भी होते हैं और उनका जो रेडिएशन पैटर्न है उसको हम अब समझेंगे कि जो डायरेक्शनल एंटीना होंगे, डायरेक्शनल एंटीना, ओमनी डायरेक्शन का मतलब हर डायरेक्शन में एक समान, इस डायरेक्शन में भी उतनी, इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, हर डायरेक्शन में एक समान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन। लेकिन जो यूनी डायरेक्शनल एंटीना होते हैं, किसी एक डायरेक्शन में वो ज्यादा पावर को थ्रो करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर डायरेक्शन। ये फिगर आपको और अच्छे से समझा देगी। ये फिगर आपको बताती है कि ये जो रेडिएशन पैटर्न है ये किसी डायरेक्शनल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है। तो यहाँ ये अगर यहाँ आपने यहाँ कहीं जो आपने एंटीना प्लेस किया है इस डायरेक्शन में, तो ये जो मैक्सिमम पावर का थ्रो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में करेगा, मैक्सिमम पावर का थ्रो इस डायरेक्शन में करेगा। तो जिस डायरेक्शन में ये एंटीना, जिसको हम डायरेक्शनल एंटीना मैं कह रहा हूं, ये एक ओमनी डायरेक्शनल है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है और ये एक डायरेक्शनल एंटीना है। डायरेक्शनल एंटीना ओमनी डायरेक्शनल एंटीना से इस वे में डिफर होते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी मैक्सिमम पावर को थ्रो करते हैं और ये वो डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में जो इनका रेडिएशन पैटर्न रहता है वो कुछ इस शेप का रहता है, कुछ इस शेप का रहता है और इसको हम बोलते हैं मेजर लोब, इसको हम बोलते हैं मेजर लोब। और जैसे आपको पता है कि हालांकि ये एंटीना इस तरह से मैन्युफैक्चर की जाते हैं कि वे अपनी मैक्सिमम पावर को उस डायरेक्शन में ट्रांसफर करें, या फिर आप कहिए आइडियली कि अपनी पूरी पावर को इस डायरेक्शन में थ्रो करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इनके साथ कुछ लॉसेज रहते हैं। तो ये अपनी कुछ पावर को इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में भी लूज करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो ये जो मेजर लोब इस डायरेक्शन में जो थ्रो है, इस डायरेक्शन में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है इस एंटीना का, इसके ठीक अपोजिट ये इसको हम कहते हैं बैक लोब। तो ये हुआ जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर हुआ वो हुआ मेजर लोब। जिस मेजर लोब के ठीक अपोजिट जो लोब होगा उसको हम कहेंगे बैक लोब। और ये जो लोब है ये साइड में, इनको हम कहते हैं साइड लोब या फिर माइनर लोब, इनको हम कहते हैं माइनर लोब या साइड लोब। और इस तरह का रेडिएशन पैटर्न हमें दिखाई देता है किसी भी डायरेक्शनल एंटीना का, किसी भी डायरेक्शनल एंटीना का। ओके, सो this the radiation pattern of a directional antenna. The radiation pattern of a wire radiated in free space depend mainly on its length. Following figure shows the radiation pattern of different lengths of antenna. ये एक हाफ वेव लेंथ एंटीना है, ये देखिए इसमें करंट का पैटर्न कुछ इस तरह का है और इसका जो रेडिएशन पैटर्न है वो फिगर 8 जो हमारे का न्यूमेरिकल फिगर होती है 8, वो उससे रिजेंबल करता है। तो ये जो रेडिएशन का एमिट करेगा रेडिएशन वो इस शेप का रेडिएशन होगा। ये हमारे पास 1 लैम्बडा ओके की लेंथ का एंटीना हो, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस शेप का होगा और जो इसका रेडिएशन पैटर्न होगा वो इस तरह का होगा। एक लोब इस तरफ जाएगा, एक लोब इस तरफ जाएगा, एक लोब इस तरफ जाएगा और एक लोब इस तरह। ओके, फ्लावर जैसी एक फिगर हमें यहाँ मिलती है। ओके, ये हमारे पास 3 लैम्बडा बाई 2 लेंथ का एक आपके पास एंटीना है। इसमें करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह का है और जो शेप है इसकी जो रेडिएशन पैटर्न है वो इस तरह का रहेगा। ये देखिए, ये इस तरफ मेजर लोब, इसके ठीक अपोजिट मेजर लोब, यहाँ मेजर लोब, यहाँ में, और ये 2 माइनर लोब। ओके, ये हमारे पास 3 लैम्बडा लेंथ का एक एंटीना है, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस शेप में रहेगा और जो इसका रेडिएशन पैटर्न है वो इस शेप का रहेगा। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट लेंथ्स के जो एंटीना हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है रेडिएशन पैटर्न। तो अभी तक जो डिस्कस हमने किया है वो पोलराइजेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया है। एंटीना के पोलराइजेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एंटीना डायरेक्टिविटी, गेन एंड एफिशिएंसी।
इन तीनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंटीना की डायरेक्टिविटी क्या होती है, एंटीना का गेन क्या होता है, और एंटीना की एफिशिएंसी क्या होती है। ओके, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी दिस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीना की डायरेक्टिविटी की। ओके, डायरेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एंटीना टू फोकस एनर्जी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन when transmitting or receiving energy, where transmitting or receive energy better from a particular direction when receiving. Okay, डायरेक्टिविटी किसी भी एंटीना की वो एबिलिटी है जिसमें वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम एनर्जी को, मैक्सिमम पावर को थ्रो कर सके। ओके, जब पावर को ट्रांसमिट कर रहा हो, और टू रिसीव एनर्जी बेटर फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन रिसीविंग। ओके, जब ट्रांसमिट करे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम एनर्जी को ट्रांसमिट कर सके, और जब रिसीव करे तो एक मैक्सिमम डायरेक्शन से मैक्सिमम एनर्जी को रिसीव कर सके। तो उस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटीना की डायरेक्टिविटी। ओके, डायरेक्टिविटी से हम डिफाइन करते हैं। अब हम गेन को समझ लेते हैं। द पैरामीटर दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ डायरेक्टिविटी। आप ऐसा कर तो रहे हैं, पर ये जो परसेंटेज है इसका, वो कितना है। मतलब आपने फोकस एक एनर्जी में, जैसे ये है, ये एक यूनिडायरेक्शनल एंटीना है, तो इस डायरेक्शन में इसने एनर्जी को फोकस किया। लेकिन अगर ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना हो तो फिर पूरे डायरेक्शन में, यहाँ इस पूरे स्पेस में इक्वल एनर्जी को थ्रो करता। लेकिन इस एनर्जी को, अगर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर ये एक रिसीविंग एंटीना है तो इस डायरेक्शन से मैक्सिमम पावर को रिसीव करना चाहिए। दैट इज द डायरेक्टिविटी ऑफ एन एंटीना। ओके, और ये जो फीचर्स हैं ये बहुत कुछ मैच करते हैं डायरेक्शनल एंटीना के ऊपर। डायरेक्शनल एंटीना के फीचर्स हैं, क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल एंटीना की जब हम बात करते हैं तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना तो हर डायरेक्शन में उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये मैच करते हैं डायरेक्शनल एंटीना। यानी डायरेक्टिविटी की अगर आप बात करेंगे तब भी आप डायरेक्शनल एंटीना के ऊपर बात कर रहे होते हैं। गेन की अगर बात करेंगे, गेन तो डिफाइन किया भी जा सकता है, एफिशिएंसी को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिविटी तो डेफिनेटली आप एक डायरेक्शनल एंटीना को ही आप डायरेक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं फॉर ए डायरेक्शनल एंटीना। ओके, तो गेन को अब हम डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट इज गेन ऑफ एन एंटीना? द पैरामीटर that measures the degree of डायरेक्टिविटी। एक ऐसा पैरामीटर जो डिग्री ऑफ डायरेक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। और डायरेक्टिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एंटीना टू फोकस एनर्जी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फोकस एनर्जी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। दैट एबिलिटी ऑफ एन एंटीना इज नोन एज एंटीना's डायरेक्टिविटी। ओके, the parameter that measures the degree of डायरेक्टिविटी of an antenna radial pattern is known as gain। तो डिग्री ऑफ डायरेक्टिविटी को आप गेन कह सकते हैं। एन एंटीना विद अ हायर गेन इज मोर इफेक्टिव इन इट्स रेडिएशन पैटर्न। हायर गेन के साथ जो एंटीना होगा वो अपने रेडिएशन पैटर्न में ज्यादा इफेक्टिव होगा। एफिशिएंसी क्या होती है? Efficiency is the measurement of how much the energy put into the antenna actually gets radiated into free space rather than lost as heat on antenna's structure or reflected back into the surface। Okay, इसको हम efficiency से define कर सकते हैं। Efficiency क्या हुई? The efficiency is the measurement of how much the energy put into the antenna। आपने कितनी एनर्जी एंटीना को दी, और उसने, देखिए एंटीना अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो आप अगर उसको 30 इलेक्ट्रॉन, फॉर एन एग्जांपल 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं। ओके, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपने दी और उसने केवल 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को ही ट्रांसमिट किया, बाकी उसने हीट के फॉर्म में या सरफेस एनर्जी के फॉर्म में उसने लूज कर दिया। तो
वो जो एफिशिएंसी आप अब कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी एक आइडियल एंटीना की एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। यानी आप जितनी पावर उसको ट्रांसमिट करें वो उतनी ही पावर को थ्रो करना चाहिए अगर वो एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है। या फिर अगर एक वो रिसीविंग एंटीना है तो जितनी पावर उसके पास आए वो उस पूरी पावर को रिसीव करना चाहिए। यानी किसी चाहे ट्रांसमिटिंग एंटीना हो या फिर आपके पास रिसीविंग एंटीना हो, दोनों की जो एफिशिएंसी आइडियली होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। 100% एफिशिएंसी वाला कोई भी आप मशीन, इंजन तैयार नहीं कर सकते, ना कोई इक्विपमेंट तैयार कर सकते। वहाँ कुछ लॉसेस होते हैं हीट के फॉर्म में, कुछ लॉसेस होते हैं सरफेस एनर्जी के फॉर्म में, तो ये सब लॉसेस उसके साथ लगे रहते हैं। पर एफिशिएंसी डिपेंड करता है, डिफाइन करता है उस पावर को, उस एबिलिटी को एंटीना के, कि अगर वो ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट कर सके, अगर वो एक रिसीविंग एंटीना है तो मैक्सिमम पावर को रिसीव कर सके। इस तरह से हम एंटीना की एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 पैरामीटर्स को जाना, एंटीना डायरेक्टिविटी, गेन एंड एफिशिएंसी। अब इस बात को आप समझिए, ये एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है मेरे पास। ये एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है। आप इसको एक बल्ब की तरह देख सकते हैं। तो बल्ब क्या होगा, अगर आपके रूम में लगा है तो हर डायरेक्शन में ये क्या करेगा, इक्वली लाइट को ट्रांसमिट करेगा। तो इसकी डायरेक्टिविटी आप किसी भी डायरेक्शन में चेक कीजिएगा वो इक्वल मिलेगी आपको। लेकिन अगर यहाँ आपके पास एक टॉर्च है जो एक डायरेक्शनल एंटीना का एग्जांपल है, तो आप ये देखेंगे कि इसकी डायरेक्टिविटी इस डायरेक्शन में जो लाइट होगी, केवल इस डायरेक्शन में आपको लाइट मिलेगी, यहाँ लाइट नहीं मिलेगी यहाँ। तो जो गेन होगा वो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा। आप इसका गेन यहाँ कैलकुलेट करें, यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 0 मिलेगा। लेकिन इस केस में जब बल्ब को आप एक एंटीना की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ कहीं भी आप इसका गेन कैलकुलेट करें, इक्वल गेन मिलेगा। लेकिन अगर टॉर्च के केस में जो एक डायरेक्शनल एंटीना को रिप्रेजेंट कर रही है, इस केस में अगर आप यहाँ इसका गेन करेंगे तो मैक्सिमम गेन मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ अगर आप गेन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ गेन कैलकुलेट करेंगे, इन डायरेक्शन में आपको इसका गेन 0 मिलने वाला है। ओके, तो ये पैरामीटर्स हैं एंटीनाज डायरेक्टिविटी, एंटीनाज गेन एंड एंटीनाज efficiency. Okay, so that's all for now, and meet you into the next one with some more interesting parameters of antenna. Okay, so thank you for now and meet you into the next one.